अच्छा, सीपीसीटीसी। अच्छा। हाँ उसमें आता है, उसमें वो ट्रायंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। हाँ तो सीपीसीटीसी हो गया था फिर से। सबको पुरानी बातें याद आ गई होंगी और हंसने लगे होंगे। उनको समझ में नहीं आया होगा हुआ क्या ये। चलिए, इन एन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट यानी कि इन एन एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इन सीरीज, इन एन एसी सर्किट consisting of in an AC circuit consisting of elements in series, the current increases on increasing the frequency of supply. The current increases on increasing the frequency the current increases on increasing the frequency of supply, full stop. Which of the following elements are likely to constitute the circuit? Which of the elements are बोलो। likely to मम्मी क्लास स्टार्ट हो गई है। are likely to constitute the circuit? Are likely to constitute the circuit. अब ऑप्शन ए है किसी को चोट लगी है क्या? किसी ने वॉली नहीं लगा रखी है क्या? तुमने? कभी तो सब ठीक तो है? राजनगर एक्सटेंशन वालों के कुछ ग्रह खराब चल रहे हैं क्या? उसको ईशान को भी लगी चोट। और एकांश नहीं है, एकांश ठीक है, एकांश भी नहीं है। अच्छा नहीं, ऑनलाइन ईशान है और श्रुति है, तुम्हारे स्कूल के दो हैं बस। डिग्गल, डिग्गल का तो कल एग्जाम है ना। उसका बर्थडे है आज, तो उसे ये बताना चाहिए था ना आज बर्थडे। चलो तो मैं विश करूंगा फोन करके। चलिए लिखिएगा, ऑप्शन ए है ओनली रेसिस्टर, ऑप्शन बी है रेसिस्टर एंड इंडक्टर, ऑप्शन सी है रेसिस्टर एंड कैपेसिटर, और ऑप्शन डी है ओनली इंडक्टर। इन एन एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इन सीरीज, तो जब एलिमेंट्स को सीरीज में लगा दिया जाता है तो इन्होंने बोला कि उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स ना तीन ही हो सकते हैं, या तो रेसिस्टेंस या इंडक्टर या कैपेसिटर, और या फिर इनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने बोला द करंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। तो करंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। तो हम ये कहेंगे कि रेसिस्टेंस का तो फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ दो चीजों का फ्रीक्वेंसी से लेना देना होता है, एक तो इंडक्टेंस का और एक कैपेसिटेंस का। तो अगर मैं ये कहूं कि इंडक्टर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा एल बोलो, या फिर आप ये ओमेगा को बोल दो 2 पाई एफ एल। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से
इसका जो इंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है, यानी कि इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है, ये बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। अगर कहीं पर भी रेसिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इसका रिएक्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। वहीं पर अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर में क्या होता है, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो फ्रीक्वेंसी, इन्होंने बोला द करंट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से जो रिएक्टेंस है ये कम हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, और जब ये कम हो जाएगा तो करंट बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो करंट किस में बढ़ेगा, कैपेसिटर के केस में बढ़ेगा। क्या यहाँ पर ओनली कैपेसिटर वाला कोई ऑप्शन है, नहीं, रेसिस्टर और कैपेसिटर का ऑप्शन दे रखा है, तो यही होगा। क्योंकि रेसिस्टर पर किसी तरीके का कोई फर्क ही नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो रेसिस्टर और कैपेसिटर होगा, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही है। समझ गए? हाँ, फ्रीक्वेंसी करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बताइए जी, समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, अभिनव, ऐश्वर्या, अनुभा, यस सर। समझ गए? ईशान, कनिष्का, श्रुति, Yes, sir. वंशिका, क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में है, और 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर a 30 microfarad capacitor is connected to a 150 volt is connected to a 150 volt, comma 60 hertz AC supply. वन 150 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज, the RMS value of the current in the circuit is, ऑप्शन ए है 17 एम्पियर, ऑप्शन बी है 1.7 एम्पियर, ऑप्शन बी है 1.7 एम्पियर, ऑप्शन सी है 1.7 मिली तो नहीं, मेगा दे रखा है, कैपिटल एम इज फॉर मेगा, तो 1.7 मेगा एम्पियर। मेगा मतलब 10 की पावर -6, मिली मतलब 10 की पावर -3, और ऑप्शन डी दे रखा है 2.7 एम्पियर, 2.7 एम्पियर। अच्छा, एक चीज जो है, जो हमको पता है, उसमें सीधा सीधा हम ये देखते हैं कि जब भी कभी मुझे कोई वैल्यू दे रखी होती है, जैसे ये 150 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई दे रखा है, तो इसका मतलब 150 वोल्ट जो है ये मेरे को आरएमएस वैल्यू दे रखी है, वी आरएमएस गिवन है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे वी आरएमएस हो गया 150 वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी है ये हो गई 60 हर्ट्ज, और ये 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दे रखा है, तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, तो 1/2 पाई एफ सी, 1/2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू सी कितना है 30, तो 30 इंटू 10 की पावर -6, ये हो गया 30 माइक्रोफैराड। 30 इंटू 10 की पावर -6, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस तरफ कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 30 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अब ये 10 की पावर -6 है, ये न्यूमरेटर में आकर 10 की पावर 6 बन जाएगा, तो ये हो गया आपका 10 की पावर 6 अपॉन 2 इंटू 3.14 कितना हो गया 6.28,
6.28 RMS वैल्यू ऑफ करंट। रुकिए एक मिनट। 6.28 और ये हो गया 60 इंटू 30 कितना हो गया 1800, ठीक है। और ऊपर 10 की पावर 6 है, तो ये 2 जीरो कट गए, या फिर इसको कर देते हैं ना 6.28, ये नीचे 100 आ गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 18 इंटू 628 अगर करा जाए, या इसको ऐसे ही छोड़ूं और 22/7 की टर्म्स में लिखें क्या, उससे कुछ फायदा होगा? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। इसको ऐसे ही छोड़ो आप, इसको हमने ऐसे ही कर दिया 10 की पावर 6 अपॉन 628 इंटू 18, ये क्या हो गया, ओम हो गया, ठीक है। हाँ, रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे? रेसिस्टेंस मतलब ये ना रिएक्टेंस, रिएक्टेंस निकल गया ना, तो रिएक्टेंस जो आया वो ओम में आ गया, बस। अब आई आर एम एस निकाल लो। कैसे होगा, देखिए आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर, यानी कि अपॉन एक्सी, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 150 अपॉन 10 की पावर 6 अपॉन 628 इंटू 18, इतना हो गया। तो हम ये जानते हैं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो आई आर एम एस क्या हो गया 150 इंटू 628 इंटू 18 अपॉन 10 की पावर 6, ये हो गया। अब क्या करिएगा, एक काम करो ना, ये ये तो 10 की पावर 5 हो गया, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। और अब क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15 मल्टीप्लाइड बाई 18, 8 ज़ा 144, 14 कैरी आ गया, 18 2 ज़ा 36 और 14, 36 और 14 कितना हो गया 50, 5 कैरी आ गया, 18 6 ज़ा 108, 108 और 5 कितना हो गया 113 अपॉन 10 की पावर 5, मल्टीप्लाई करिए 15, देख लेता हूँ, 15 4 ज़ा 60, 6 कैरी, 15 0 ज़ा 0 और 6 6 हो गया, 15 3 ज़ा 45, 4 कैरी, 15 1 ज़ा 15 और 4 19, 1 कैरी, 15 1 ज़ा 15 और 1 16 अपॉन 1 2 3 4 5, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 जीरो है तो 1 2 3 4 इधर लगा दिया, 1.69 मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया 1.7 एम्पियर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, एक नंबर। बताइए भाई, समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42 में छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सेम है। 42 क्वेश्चन में पढ़कर सुना देता हूँ, देखिए। ये है अ 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट, 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई, बिल्कुल सेम। यहाँ 30 माइक्रोफैराड था, यहाँ 60 माइक्रोफैराड दे रखा है, यहाँ 150 वोल्ट था, वहाँ 110 वोल्ट दे रखा है, और 60 हर्ट्ज दे रखा है। वो बोल रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करके आरएमएस वैल्यू निकाल लेनी है। 42 में छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन नंबर 43। 43 नोट करें, एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 1 ओम an inductor of reactance 1 ohm and a resistor of 2 ohm and a resistor of 2 ohm are connected in series to the terminals are connected
in series to the terminals of a 6 volt 6 वोल्ट और ब्रैकेट में दे रखा है आरएमएस 6 वोल्ट ब्रैकेट में आरएमएस मेंशन है AC source, the power dissipated in the circuit is the power dissipated in the circuit is the power dissipated in the circuit is option दे रखा है 8 watt 12 watt 8 watt 12 watt 14.4 watt डी है 18 watt। ठीक है, अब देखिए एन इंडक्टर क्या दे क्या है आंसर, चलो देखो तो सही एक बार। एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 1 ओम, इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस का मतलब क्या है, एक्सएल दे रखा है। तो हमारा एक काम तो आसान हो गया कि हमें एक्सएल निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये तो दे दिया 1 ओम एंड अ रेसिस्टर ऑफ 2 ओम, रेसिस्टर यानी कि R इज इक्वल टू 2 ओम, ये दे रखा है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू द टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट आरएमएस एसी सोर्स, यानी कि VRMS कितना दे रखा है 6 वोल्ट। ठीक है, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर IRMS निकालेंगे cos फाई, बता। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर और रेसिस्टेंस दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा, इंडक्टेंस है और रेसिस्टेंस है। VRMS सही तो IRMS आएगा, नहीं नहीं, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर अकेला अगर R होता तब तो आ जाता, लेकिन यहाँ पर एक्सेल भी दे रखा है ना। तो जब एक्सेल दे रखा है तो मुझे इसका इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, हम कहेंगे दिस सर्किट consists of R and L, resistance and inductance, therefore impedance Z क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और मान लो यहाँ पर कैपेसिटेंस भी होता तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इम्पीडेंस मतलब ओवरऑल रेसिस्टेंस सर्किट का, उसको इम्पीडेंस बोल देते हैं ना। क्या हो गया, चलिए, तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट R कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर, और XL है 1, 1 का स्क्वायर, तो Z की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 5, रूट 5। Z की वैल्यू रूट 5 बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, IRMS की वैल्यू निकालेंगे। IRMS कौन है, VRMS गुड इवनिंग, सब ठीक है। VRMS अपॉन Z, VRMS कितना दे रखा है 6, तो 6 अपॉन रूट 5, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर हम ये देखते हैं कि जो पावर होती है ना, पावर डिसिपेटेड, इसका फॉर्मूला होता है बेटा VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये कॉस फाई वाला जो था ये मैंने आपको करवाया नहीं है, कॉस फाई को हम बोल देते हैं पावर फैक्टर, सिर्फ पावर कैलकुलेट करने में इसकी जरूरत पड़ती है, इसको बोल देते हैं पावर फैक्टर। और इसकी वैल्यू R अपॉन Z होती है, कॉस फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z, ये वैल्यू होती है। देयरफॉर P इज इक्वल टू VRMS, पहले VRMS देखेंगे,
वी आर एम एस कितना दे रखा है 6, तो 6 हो गया, मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस कितना आया था 6/√5, मल्टीप्लाई बाई कॉस फाई होता है r अपॉन जेड, तो r कितना है, r है 2 और z है √5, तो 6 6 36 2 72 अपॉन √5 इंटू √5 5 हो गया, तो 5 14 14.4, बताया तो सही था। चलिए जी, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44। इन क्वेश्चन नंबर 43 ये मिटा रहा हूं मैं। उसने लॉजिक ये दिया कि ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं 8 12 18, एक ही अकेला है पॉइंट वाला, तो यही होगा बस। चलिए जी, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। In question 43, the net power absorbed by the circuit absorbed by the circuit in one complete cycle is, ऑप्शन ए है, 5 वॉट, ऑप्शन बी है 10 वॉट, ऑप्शन सी है 15 वॉट और ऑप्शन डी है 0। कैसे? यही एक अकेला है जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है। फिर रीजन तो बताओ, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, देखो इन क्वेश्चन नंबर 43 द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल, इसका ना एक लाइन में आंसर लिखिएगा। हम ये कहेंगे द फेज डिफरेंस इन बता रहा हूँ, आंसर तो 0 ही है। इन अ कैपेसिटिव सर्किट phase difference between I and V over a complete cycle is pi/2. Therefore, P is equal to VRMS, IRMS, cos phi की जगह, तो ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, करवाता हूँ आगे। चेक कैसे करेगी कि मतलब पहले नहीं वो तो सीधा सीधा मतलब जिसमें मशीन में डाल देते हैं ना,
तो मशीन में वो एक पैटर्न बना होता है, उस पैटर्न के साथ अगर वो मैच कर जाएगा तो वो ठीक है। सर अब हमारा डाउट ये है कि उन्होंने कहा कि जैसे फर्स्ट सेक्शन में सपोज 12 क्वेश्चन है 10 सब्जेक्ट, हाँ, तो उसके वो कह रहा है कि इसमें 12 मैंने क्या रखी है। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उस लॉजिक में मत पढ़ो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो, उसमें अभी टाइम है जिस पर रिसर्च कर रहे हो आप लोग। चलिए नोट करिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स द मैक्सिमम पावर पावर का खर्च होना, पावर खर्च हो जाना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज ऑब्जर्व्ड, द मैक्सिमम पावर dissipation is observed। ऑप्शंस दे रखे हैं, बताओ। पहला है प्योर कैपेसिटर, तो पावर ज्यादा खर्च होगी ना, बस तो फिर प्योर सर कैपेसिटिव उसका सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव होगा ना, क्योंकि फेज एंगल कोई नहीं होता उसका। हाँ जी हाँ जी, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ऑप्शन बी है प्योर इंडक्टिव सर्किट। और ऑप्शन सी है प्योर रेसिस्टिव सर्किट। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सी हो गया प्योर रेसिस्टिव सर्किट। इसमें सीधा सीधा आप ये देखिएगा, वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस हो जाएगा, और वो हमेशा इन फेज होता है, वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं। जब सेम फेज में होंगे तो जो फाई है आपका वो 0 डिग्री हो जाएगा। जब 0 डिग्री है तो सिर्फ वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होगा, ठीक है। उसमें ये पावर फैक्टर वाला टर्म मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, ठीक। ये मल्टीप्लाई होकर आर अपॉन जेड, ये टर्म जो है ये इसको रिड्यूस कर रहा है, ये इसको कम कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, और अगर मैं ओवर अ कंप्लीट साइकिल की बात करूं, प्योरली इंडक्टिव में प्योरली कैपेसिटिव में, तो दोनों में ही फेज डिफरेंस पाई बाई टू का होता है, एक में लीड करता है एक में लैग करता है। तो हमारा फाई तो दोनों ही केसेस में पाई बाई टू आएगा ना, एक में प्लस पाई बाई टू जिसमें लीड कर रहा है कैपेसिटर के केस में, इंडक्टर के केस में लैग कर रहा है तो वहां पर माइनस पाई बाई टू। वो कॉस माइनस पाई बाई टू बोलोगे तो वो भी कॉस पाई बाई टू ही हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है। और cos प्लस पाई बाई टू बोलोगे तो वो भी cos पाई बाई टू हो जाएगा, तो दोनों केसेस में 0 हो जाएगा। प्योर रेसिस्टिव सर्किट ही है बस इसमें। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। हाँ कौन सा? हाँ बता दो। क्वेश्चन नंबर 46 है। हाँ ये तो ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में अ कैपेसिटर, बस इतना लिखा हुआ है, अ कैपेसिटर, फिर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है ब्लॉक्स एसी बट प्रोवाइड्स एन इजी पाथ फॉर डीसी। बी है ब्लॉक्स डीसी बट प्रोवाइड्स एन इजी पाथ फॉर एसी। सी है, बी है बस। बस तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर 47, the reactance of a capacitor of capacitance capital C, the reactance of a capacitor of capacitance capital C is X, is capital X, full stop, if both the frequency and capacitance are doubled, if both the frequency if both the frequency and capacitance are doubled, comma, the new reactance will be, the new reactance will be
द न्यू रिएक्टेंस विल बी, हाँ अब इसमें देखिएगा ऑप्शन ए है x, ऑप्शन बी है 2x, ए है x, बी है 2x, ऑप्शन सी है 4x, आंसर डी है। कैसे है आप ये देख लीजिए कि जो ओरिजिनल मेरे को कैपेसिटेंस दे रखा है वो C दे रखा है, और जब कैपेसिटेंस C है तो उसका रिएक्टेंस X दे रखा है, तो X क्या होता है 1/2 पाई FC, ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं इफ बोथ द फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस दोनों को डबल कर दिया जाता है, तो मैं X डैश की बात करूं तो X डैश क्या हो जाएगा 1/2 पाई F डैश और C डैश, ये हो गया। अब F डैश को कर दिया गया डबल यानी कि 2F, तो 1/2 पाई F डैश की जगह डाल दीजिए 2F और C डैश की जगह डाल दीजिए 2C, ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 2 जो है वो एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो इसको 2 2 जा 4, इसको अलग निकाल दो। X डैश इज इक्वल टू 1/4 और क्या बचा, आपने ये वाला 2 ले लिया बाहर और ये वाला 2 ले लिया, तो 1/2 पाई FC, तो 2 2 जा 4 को मैंने अलग से लिख दिया, और ये जो 2 पाई F 1/2 पाई FC है यही तो X है, तो X डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू X, मतलब X/4, तो ऑप्शन डी। समझ रहे हैं ऑनलाइन वाले बच्चे, बताएं क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है जी, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर what is the resistance offered by a what is the resistance offered by a capacitor for the steady current, for the steady current? स्टेडी करंट क्या होता है, स्टेडी करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग तो नहीं, स्टेडी करंट का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट करंट हो गया। तो डायरेक्ट करंट के केस में वो बोल रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या चाहता है, कैपेसिटर जो है वो ये चाहता है कि मैं अपने अंदर सारा का सारा करंट स्टोर कर लूं, मैं सारा का सारा चार्ज जो है वो स्टोर कर लूं अपने अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस। ऑप्शंस देखिएगा क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन ए है 1, बी है 0, सी है इन्फिनिटी, और डी है डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज वैल्यू, डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज वैल्यू। ठीक है, तो स्टेडी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट जो है वो पूरा का पूरा कैपेसिटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेता है। क्या चीज, हाँ तो फिर डी होगा, फिर वो डी होगा, क्योंकि स्टेडी करंट बोल रहे हैं, तो स्टेडी करंट का मतलब क्या है कि भाई डायरेक्ट करंट है, तो डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर करता है। बैटरी चार्ज को स्टोर ही तो करती है अपने अंदर, बैटरी के अंदर कैपेसिटर ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए ये चीज क्लियर है ना, बता दो भाई, अभिनव, Yes, sir. ईशान, ऐश्वर्या, अनुवा, श्रुति, वंशिका, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए जी आगे चलता हूँ, Yes, फिर sir. मैं क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। अच्छा, 2 तारीख की धनतेरस है ना, 2 तारीख की धनतेरस है, 3 4 5 6 7 ये 5 दिन की छुट्टी रखेंगे। ठीक है, 3 4 5 6 7, नहीं 8 की जरूरत नहीं है, 8 को तो मंडे है ना, नहीं 8 का क्या बर्थडे, चलो ठीक है, तुम्हारा बर्थडे यहीं सेलिब्रेट करेंगे। और एक काम करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे हम 3 से अगर छुट्टी करेंगे ना, तो 1 तारीख को या 2 तारीख को इसका एसी वाले चैप्टर का मैं टेस्ट ले लूंगा,
एक को या फिर दो को, तैयार रहना उसके लिए। मुस्कुराहट बंद क्यों हो गई? अभी अच्छा खासा मुस्कुरा रहा था बेचारा। हाँ तो एसी वाले चैप्टर का ही तो ले रहा हूँ, अब तक तो कंफर्टेबल हो गए होंगे इसमें, चैप्टर अब तो ठीक लग रहा होगा। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले सर बच्चों ने मैं सुन लिया? टेस्ट नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं फर्स्ट को यहाँ हूँ नहीं और सेकंड को भी शायद नहीं हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऑनलाइन भी नहीं? तुम आउट ऑफ नहीं इंडिया नहीं जा रहे हो? सर फर्स्ट को कितने बजे होगा? फर्स्ट को डिसाइड कर लेंगे, बता दो, तुम ही बता दो, कभी भी रख लेते हैं, स्कूल तो ऑफ हो जाएंगे ना फर्स्ट से, सेकंड से सर ऑफ शाम होंगे। को रख लेना। हमारे स्कूल वाले तो शाम को रख लेंगे, शाम को रख लेंगे ऐश्वर्या। 20 नवंबर तक? इसकी तो जहाँ तक है छुट्टी, इसकी तो छुट्टी ही करेंगे ना अभी। जैसे 2 तारीख का भी आप देख लीजिए, धनतेरस है, तो हम 3 तारीख से छुट्टी, मैं भी 3 से ही कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो 2 को तो आ सकते हो, धनतेरस की मिलती है छुट्टी, सब जगह मिलती है। दीपावली के पूरे 5 दिन की छुट्टी होती है, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हेन एन एसी इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर व्हाट हैपेंस? अरे सुन लो 1 मिनट। व्हेन एन एसी इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, हाँ चलो, व्हेन एन एसी इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर व्हाट हैपेंस? क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हेन एन एसी इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर व्हाट हैपेंस? ऑप्शन ए दे रखा है, वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय 90 डिग्री। बताओ, वोल्टेज लीड या लैग करेगा उसको छोड़िए आप, हम तो करंट की बात देखते हैं। करंट लीड करता है कैपेसिटर के केस में बाय 90 डिग्री, तो यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं है। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज विद ईच अदर, ये तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ रेसिस्टेंस के केस में होता है। ऑप्शन सी है, वोल्टेज एंड करंट आर आउट ऑफ फेज, ये भी नहीं है। डी है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट लीड्स द वोल्टेज। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ना, ऑप्शन डी। अच्छा सोचो, अगर ऑप्शन डी की जगह लिखा होता नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन सी सही हो जाता, ऑप्शन सी सही हो जाता। देखो ना क्या लिखा हुआ है, वोल्टेज एंड करंट आर आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस है, कोई एंगल है दोनों के बीच में, 0 डिग्री नहीं है, तो आउट ऑफ फेज भी ठीक है इसका आंसर। पर एग्जैक्ट यहाँ पर दे रखा है करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो ये ज्यादा एग्जैक्ट है। ठीक है, समझ गए ऑनलाइन वाले? यस सर। यस ठीक सर। है। अच्छा उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है, विच कैन नॉट अलाउ एसी टू पास थ्रू, विच कैन नॉट अलाउ एसी टू पास थ्रू। ऑप्शन ए है रेसिस्टर, रेसिस्टर के थ्रू तो एसी पास हो जाता है। दूसरा इंडक्टर, इंडक्टर के थ्रू एसी पास होता है कि नहीं? अरे शायद क्या, पक्का हाँ या ना बताओ। इंडक्टर के थ्रू तो एसी पास नहीं होता ना, ठीक है। उसके बाद देखिए सी दे रखा है कैपेसिटर, कैपेसिटर के थ्रू एसी पास हो जाता है, हो जाता है। और डी दे रखा है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर तो खैर सिलेबस में नहीं है, उसको तो छोड़ो। तो आंसर इसका इंडक्टर है, लेकिन इन्होंने कैपेसिटर लिखा हुआ है, वो गलत है, ठीक है, तो उसको ठीक कर लेना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, इंडक्टर। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, वो बिल्कुल सेम है, मैं पढ़कर सुना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, a capacitor of capacitance C has reactance X. If capacitance and frequency becomes double, then the capacitive reactance will be वही x/4 वाला। तो ये रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, ये भी ओरली बता रहा हूं मैं। When AC voltage of 220 volt is applied to the capacitor C, then एक AC वोल्टेज है 220 वोल्ट की, उसको कैपेसिटर में अप्लाई करा जाता है, तो तब क्या क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है, द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स इज 220 वोल्ट, ये तो गलत है, ये तो गलत है, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज होती है V0, और ये जो 220 वोल्ट दे रखी है ये RMS वैल्यू दे रखी होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, तो ऑप्शन ए तो गलत है। VRMS इज इक्वल टू V0/√2, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, द करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज फेज में होती है? नहीं होती ना, क्योंकि कैपेसिटर की बात करी जा रही है, तो 90 डिग्री करंट लीड करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है, द चार्ज ऑन द प्लेट इज नॉट इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, तो चार्ज ऑन द प्लेट इज नॉट इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, ये भी नहीं, ठीक है।
ऑप्शन डी ही बचता है, तो इसका मतलब वही होगा। ठीक, देख लीजिए ऑप्शन डी क्या है, पावर डिलीवर्ड टू द कैपेसिटर पर साइकिल इज 0। तो पर साइकिल बिल्कुल अभी अभी करा कि एक साइकिल में जो पावर होता है वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि फाई जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, cos पाई बाई 2 0। क्या, हाँ तो लॉजिक कहीं ना कहीं तो लग ही जाता है। तो लेकिन वो वाला गलत था कि ये पॉइंट वाला है तो यही होगा, उसने तो कुदरत को बदल डाला। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53, इन द सर्किट शोन इन फिगर, ये वाला जो अगला है। ठीक है, एमटीडी का क्वेश्चन है, नीचे ना पेपर में एमटीडी छपा आ गया। हाँ तो वो कर दिया होगा उन्होंने। एक बार मैंने भी ऐसे ही ना पेपर बनाया था। तो उस पेपर में मैंने क्या करा कि क्वेश्चन बैंक दे रखा था, तो क्वेश्चन बैंक में एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखा था, टाइम था नहीं, कॉलेज की बात है। तो मैंने अपना उसका फोटोकॉपी ली, है ना, उसको कट वट करा सब कुछ, लास्ट की एक लाइन कट करना भूल गया, उसमें लिखा हुआ था द आंसर की टू दिस क्वेश्चन पेपर इज गिवन एट द बैक ऑफ द बुकलेट, ये लिखा हुआ था। तो बच्चे कहने लगे ये क्या आ गया यहाँ पर। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस ये लिखा हुआ था जो क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज था। तो ये गलती हो जाती है कई बार। नहीं नहीं, इन द सर्किट शोन इन फिगर, in the circuit shown in figure, what will be the reading of the voltmeter, comma, what will be the reading of the voltmeter। सर्किट देखिएगा, सर्किट क्या दे रखा है, V, R, L और C। L के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दे रखा है 100 वोल्ट, L के अक्रॉस मतलब इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी 100 वोल्ट दे रखा है। और नीचे यहाँ पर एक एसी सोर्स दे रखा है, और इस पर लिखा है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज। 200 वोल्ट कॉमा 100 हर्ट्ज, 200 वोल्ट कॉमा 100 हर्ट्ज ये दे रखा है। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको ये बताना है कि रेसिस्टेंस के अक्रॉस इन द सर्किट शोन इन फिगर व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टमीटर कनेक्टेड है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है, तो पैरेलल में ही कनेक्टेड है। तो इसका मतलब वो पूछ रहे हैं रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो इसको उसी तरीके से निकाला जाएगा, ऑप्शंस बता रहा हूँ, ऑप्शन देखकर ही बता दूंगा। देखिए जी, ऑप्शन है 300, 900, 200, 400। टू हंड्रेड 400। ठीक है, अब देखिए 200 वोल्ट दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पर भी 100 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज। ठीक है, अब आप ये देखो, नहीं सुनो मैं तो मेरी बात, हम ये कहते हैं कि जब भी कभी इस तरीके से मेरे को दे रखा होता है कि आर भी है, एल भी है, सी भी है,
तो इसमें इम्पीडेंस निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे हम Z निकालते हैं तो Z कैसे निकलता है? XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये पूरे सर्किट का Z निकल गया, पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस निकल गया। अच्छा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वोल्टेज जो है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका मतलब जिस तरह से रेसिस्टेंस निकलेगा वोल्टेज भी उसी तरीके से निकलेगा। पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर। वी आर मतलब रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वही काम हो गया जो तुम बता रहे हो। यस, तो ये V कितना है? V मतलब टोटल वोल्टेज कितनी दे रखी है? 200 वोल्ट। 200 वोल्ट। अभी एक प्रियांशु तुम्हारे वाला तरीका भी बताऊंगा, रुक जाना। 200 वोल्ट इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर कितना हो गया? 200, सॉरी वी आर तो वी आर ही है, ये तो निकालना ही है। और वी एल कितना है? 100। और वी सी कितना है? ये भी 100। 100 माइनस 100 का होल स्क्वायर, ये तो वैसे ही 0 हो गया। तो वी आर स्क्वायर, स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वी आर इज इक्वल टू 200 वोल्ट। ठीक है, वैसे जो ये कैलकुलेशन करी है हमें इसकी जरूरत थी नहीं। रीजन क्या है भाई? टोटल वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो वो वोल्टेज ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सीरीज में, वो 200 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। बाकी तीनों ऑप्शन 200 से ज्यादा दे रखे हैं भाई, बाकी ये भी 200 से ज्यादा है, ये भी 200 से ज्यादा, ये भी 200 से ज्यादा, तो तीनों ही गलत है, यही ठीक है बस। समझ गए? ये तुम्हारे वाला लॉजिक है, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती। इसमें सेकंड्स में हो जाता है। ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए जी, जय हिंद। थैंक यू सर। ओके। अभी एक ट्रेंड है, हर जगह जय हिंद बोलते हैं स्कूल्स में ना, पहले नहीं बोलते थे। आपके स्कूल में भी जय हिंद बोलते हैं ना? नहीं, डीपीएसजी में बोलते हैं सब बच्चे, जय हिंद ही बोलते हैं। हाँ, मेरे पुराने स्कूल में नमस्ते बोलते हैं। अच्छा, कहाँ पर? मैं दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? नेहरू द्वारका।